नमस्कार, मैं गौरव जोशी श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं व्यवसाय एवं पेशे से आय। व्यवसाय एवं पेशे से आय में हम पढ़ रहे हैं व्ययों के संबंध में छूट। तो व्ययों के संबंध में छूट में हमने बात की थी कि जो खर्चे हैं, जो व्यय हैं, उनको हमने 4 श्रेणियों में बांट दिया है। पहला है स्पष्ट स्वीकृत व्यय, दूसरा प्रकृति के अनुसार स्वीकृत अस्वीकृत व्यय, तीसरा स्पष्ट है अस्वीकृत व्यय और चौथा सशर्त स्वीकृत व्यय। तो जो स्पष्ट स्वीकृत व्यय है, परिस्थिति अनुसार या फिर प्रकृति के अनुसार स्वीकृत है स्वीकृत व्यय हैं, और जो स्पष्ट है अस्वीकृत व्यय हैं, इन तीनों के बारे में हम पढ़ चुके हैं। आज हम बात करेंगे सशर्त स्वीकृत व्यय, यानी कि सशर्त स्वीकृत व्यय ऐसे व्यय हैं जिनके साथ एक शर्त लगा दी जाती है। अगर ऐसे व्ययों को स्वीकृत किया जाता है तो किसी शर्त को पूरी करने पर ही ऐसे व्ययों को जो है स्वीकृत किया जाता है। ऐसे व्ययों की कटौती व्यवसाय की आय में से प्रदान की जाती है। तो जो हमारा टॉपिक है वो है सशर्त स्वीकृत व्यय। पहला है उद्गम स्थान पर कर की कटौती करने पर स्वीकृत व्यय। तो कुछ व्यय स्वीकृत किए जाएंगे अगर उन व्ययों के संबंध में उद्गम स्थान पर कर की कटौती कर ली जाए। तो व्ययों की स्वीकृति के संबंध में शर्त लगा दी गई है कि उन व्ययों का जब भुगतान किया जाए तो उद्गम स्थान पर कर की कटौती कर ली जाए, यानी कि टीडीएस काट लिया जाए, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, यानी कि टीडीएस काट लिया जाए ऐसे व्ययों के भुगतान पर। तो वो कौन से व्यय हैं जिन पर टीडीएस काटा जाना चाहिए? तो अगर किसी व्ययों का भुगतान किया जाता है, व्यय प्राप्तकर्ता के लिए कर योग्य आय हो। तो जिन भी व्ययों का भुगतान किया गया है वो व्यय प्राप्तकर्ता के लिए अगर कर योग्य आय है तो ऐसे व्ययों पर जो है उद्गम स्थान पर कर की कटौती की जानी चाहिए, यानी कि टीडीएस काटा जाना चाहिए। किए गए हैं जो प्राप्तकर्ता के लिए कर योग्य आय हो तो ऐसे व्ययों पर उद्गम स्थान पर कर की कटौती होनी चाहिए, टीडीएस काटा जाना चाहिए, अन्यथा ऐसे व्यय अस्वीकृत कर दिए जाते हैं। तो व्ययों की स्वीकृति के संबंध में एक शर्त लगा दी गई है कि उद्गम स्थान पर कर की कटौती होनी चाहिए। अब ये जो भुगतान है, व्ययों का जो भुगतान है किस किस को किया जा सकता है? तो व्ययों का भुगतान अगर अनिवासी या भारत के बाहर, अनिवासी या भारत के बाहर वेतन के अलावा व्ययों का भुगतान, अगर व्ययों का भुगतान अनिवासी को या भारत के बाहर किसी व्यक्ति को किया है तो, और ऐसे व्यय वेतन के अलावा होंगे, तो कौन कौन से व्ययों का भुगतान किया जाएगा? कौन कौन से व्ययों के भुगतान के बारे में हम बात कर रहे हैं? रॉयल्टी, ब्याज, किराया, तकनीकी शुल्क आदि। तो अगर करदाता द्वारा ऐसे व्ययों का भुगतान किया गया है जो वेतन के अलावा है, जैसे रॉयल्टी, ब्याज, किराया, तकनीकी शुल्क आदि, तो अगर ऐसे व्ययों का भुगतान किया गया है और व्ययों का भुगतान करने पर व्ययों का भुगतान करने पर उद्गम स्थान पर कर की कटौती नहीं की गई हो या कर की कटौती
करने के पश्चात कर को सरकारी खजाने में जमा नहीं करवाया गया हो। तो अगर किन्हीं व्ययों का भुगतान जैसे रॉयल्टी, ब्याज, किराया, तकनीकी शुल्क आदि, वेतन के अलावा अगर किन्हीं व्ययों का भुगतान अनिवासी को या भारत के बाहर किसी व्यक्ति को किया है और ऐसे व्ययों का भुगतान करने पर उद्गम स्थान पर कर की कटौती नहीं की गई हो या कर की कटौती करने के पश्चात उस कर को सरकारी खजाने में जमा नहीं कराया गया हो, तो जो करदाता है जिसने व्ययों का भुगतान किया है, जो व्यवसायी है, वो चूक में करदाता कहलाता है, एसएससी इन डिफॉल्ट कहलाता है। तो अगर व्ययों का भुगतान करने पर कर की कटौती नहीं की गई है या फिर कर की कटौती करने के पश्चात कर को सरकारी खजाने में जमा नहीं करवाया है, तो व्यय की संपूर्ण राशि अर्थात 100% व्यय अर्थात व्यय का अर्थात व्ययों का 100% अस्वीकृत व्ययों की 100% राशि अस्वीकृत होगी। तो अगर उद्गम स्थान पर कर नहीं काटा है और कर काट लिया है लेकिन कर को सरकारी खजाने में जमा नहीं करवाया है, तो जिस व्यय का भुगतान किया है उस व्यय की संपूर्ण राशि अस्वीकृत हो जाएगी। स्वीकृत कब होगी? जब उद्गम स्थान पर कर की कटौती कर ली जाए। दूसरी स्थिति इसमें बनती है कि कर की उद्गम स्थान पर कर की कटौती कर सरकारी खजाने में आयकर विवरणी प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक कर जमा करवा दिया जाए। जब व्यय का भुगतान किया था गत वर्ष में, तो उस समय उस व्यय पर कर की कटौती नहीं की गई थी, उद्गम स्थान पर कर की कटौती नहीं की गई थी, लेकिन उद्गम स्थान पर कर की कटौती करके और सरकारी खजाने में आयकर विवरणी प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक कर जमा करवा दिया जाए। यानी कि गत वर्ष तो निकल गया, जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए अभी गत वर्ष 2019-20 है, 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक, तो ये गत वर्ष है। इस गत वर्ष में व्यय का भुगतान किया गया और जब व्यय का भुगतान किया गया था तब उद्गम स्थान पर कर की कटौती नहीं की गई थी। लेकिन इस गत वर्ष की जो इनकम टैक्स रिटर्न भरने की तारीख सामान्यतः होती है वो होती है 30 सितंबर 2020 तक। तो गत वर्ष के बाद में, गत वर्ष पूरा हो जाने के बाद में भी अगर कर की कटौती कर ली गई हो और उस कर को सरकारी खजाने में जमा करवा दिया गया हो 30 सितंबर 2000 से पहले, आयकर विवरणी प्रस्तुत करने से या आयकर रिटर्न भरने से पहले अगर जमा करवा दिया हो, प्रस्तुत करने या भरने से पहले अगर जमा करवा दिया हो, तो भी व्यय की कटौती गत वर्ष में प्रदान कर दी जाती है। तो अगर जब व्यय का भुगतान किया था गत वर्ष में, उस समय उद्गम स्थान पर कर की कटौती नहीं की, लेकिन गत वर्ष की समाप्ति के बाद लेकिन इनकम टैक्स रिटर्न भरने से
पहले यानी 30 सितंबर से पहले अगर उद्गम स्थान पर कर की कटौती कर ली और कर की कटौती करने के बाद उसको सरकार के पास जमा करवा दिया गया है तो भी व्यय की कटौती गत वर्ष में प्रदान कर दी जाएगी। जो व्यय है उसको स्वीकृत व्यय मान लिया जाएगा। तीसरा है कर विवरणी भरने की अंतिम तिथि के बाद उद्गम स्थान पर कर की कटौती कर सरकार के पास जमा करवाया जाए। मान लीजिए कि 1 अक्टूबर 2020 को उद्गम स्थान पर कर की कटौती कर ली जाती है यानी टीडीएस काट लिया जाता है और सरकार के पास जमा करवाया जाता है। कर विवरणी भरने की अंतिम तिथि के बाद कर की कटौती कर सरकार के पास जमा करवाया जाता है। तो जिस गत वर्ष में कर की कटौती करके सरकार के पास जमा करवाया जाएगा उस गत वर्ष में जो पूर्व में अस्वीकृत व्यय है, जिस गत वर्ष में कर की कटौती करके सरकार के पास कर जमा करवाया गया है उस गत वर्ष में पूर्व में अस्वीकृत व्ययों की कटौती प्रदान की जाती है। गत वर्ष में व्यय का भुगतान किया था, उदाहरण के लिए हमने 2019-20 लिया है गत वर्ष, तो इस वर्ष में व्यय का भुगतान किया था लेकिन व्यय का भुगतान करने पर उद्गम स्थान पर कर की कटौती नहीं की गई थी तो जो व्यय है वो इस गत वर्ष में अस्वीकृत कर दिया गया था। उस व्यय की कटौती यहां पर 2019-20 में प्राप्त नहीं हुई थी। फिर इस गत वर्ष से संबंधित इनकम टैक्स रिटर्न भरने की अंतिम तिथि 30 सितंबर 2020 भी निकल गई। इसके बाद कर विवरणी प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि के बाद अगर उद्गम स्थान पर कर की कटौती करके सरकारी खजाने में जमा करवाई जाती है तो जिस गत वर्ष में अब 1 अक्टूबर 2020 को कर की कटौती करके सरकारी खजाने में जमा करवाई है तो यानी ये गत वर्ष कौन सा हुआ, 1 अक्टूबर 2020 का मतलब हुआ 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 वाला वर्ष, यानी ये वर्ष हो गया 2020-21। तो जिस गत वर्ष में यानी 2020-21 में जिस गत वर्ष में कर का भुगतान किया है यानी कर की कटौती कर सरकारी खजाने में कर को जमा करवाया है उस गत वर्ष में पूर्व में अस्वीकृत व्ययों की कटौती प्राप्त हो जाएगी। यानी जिस व्यय को 2019-20 में जिस व्यय के संबंध में कटौती प्राप्त नहीं हुई थी उस व्यय के संबंध में अब कटौती प्राप्त हो जाएगी 2020-21 में, क्योंकि इस गत वर्ष में कर का भुगतान कर दिया गया है। तो जिस गत वर्ष में कर की कटौती करके सरकार के पास जमा करवा दिया जाए उस गत वर्ष में पूर्व में अस्वीकृत व्ययों की कटौती प्राप्त हो जाती है। तो ये अगला है अभी हमने बात की थी कि अनिवासी या भारत के बाहर वेतन के अलावा व्ययों का भुगतान। दूसरी स्थिति है अनिवासी या भारत के बाहर वेतन का भुगतान। तो किसी अनिवासी को या भारत के बाहर वेतन का भुगतान किया जाता है और वेतन का भुगतान करने पर अगर उद्गम स्थान की कटौती नहीं की जाती तो वेतन की संपूर्ण राशि अर्थात वेतन की 100% राशि
अस्वीकृत होगी। तो जिस प्रकार से जो प्रावधान व्यय के संबंध में है वही प्रावधान वेतन के संबंध में है। तो अनिवासी या भारत के बाहर वेतन का भुगतान किया जाए और वेतन का भुगतान करने पर उद्गम स्थान पर कर की कटौती नहीं की जाए, या उद्गम स्थान पर कर की कटौती कर ली जाए लेकिन सरकारी खजाने में कर जमा नहीं करवाया जाए, तो वेतन की संपूर्ण राशि अस्वीकृत हो जाएगी। अब अगर वेतन के संबंध में यह नियम लागू नहीं होता, दूसरा वेतन के संबंध में दूसरा प्रावधान लागू नहीं होता है, केवल ये जो प्रावधान है ये लागू होता है। अगर वेतन कर पर उद्गम स्थान की कटौती नहीं की गई है, लेकिन अगर किसी आगे आने वाले गत वर्ष में जो है उद्गम स्थान पर कर की कटौती करके और उस कर को सरकारी खजाने में जमा करवा दिया जाए, यानी टीडीएस की कटौती करके और सरकार के पास उसको जमा करवा दिया जाए, तो जिस गत वर्ष में कर की कटौती की गई है उस गत वर्ष में पूर्व में जो वेतन अस्वीकृत हुआ था उस अस्वीकृत वेतन की कटौती दे दी। अब हम बात करेंगे भारत में वेतन तथा व्यय का भुगतान। अभी हम बात कर रहे थे अनिवासी या भारत के बाहर वेतन या व्यय का भुगतान। अब हम बात कर रहे हैं भारत में वेतन तथा व्यय का भुगतान। तो जब व्यय का भुगतान किया जा रहा है, और व्यय का भुगतान करने पर अगर उद्गम स्थान पर कर की कटौती नहीं की गई है और वो व्यय का भुगतान भारत में किया जा रहा है, तो अगर भारत में किसी निवासी व्यक्ति को या भारत में ही किसी व्यक्ति को जो है वेतन या अन्य व्यय का भुगतान किया जा रहा है और उसको उद्गम स्थान पर कर की कटौती नहीं की गई है, तो ऐसे व्ययों की 30% राशि अस्वीकृत होती है। तो अगर व्यय का भुगतान भारत में हो रहा है और उद्गम स्थान पर कर की कटौती नहीं की गई है, या कर की कटौती तो कर ली गई है लेकिन सरकार के पास कर जमा नहीं करवाया है, तो व्यय की 30% राशि अस्वीकृत होती है। इसी प्रकार दूसरा नियम है कि उद्गम स्थान पर कर की कटौती अगर आयकर विवरणी प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक जमा करवा दिया जाए, यानी उद्गम स्थान पर कर की कटौती कर ली और उसको सरकारी खजाने में इनकम टैक्स रिटर्न भरने की लास्ट डेट तक उसको जमा करवा दिया जाए, तो व्यय की कटौती गत वर्ष में प्रदान कर दी जाती है, यानी कि 30% राशि अस्वीकृत नहीं की जाती, पूरी की पूरी व्यय के संबंध में कटौती गत वर्ष में प्रदान कर दी जाती है। इसी प्रकार अगर कर विवरणी भरने की अंतिम तिथि के बाद उद्गम स्थान पर कर की कटौती करके सरकार के पास जमा करवाया जाता है, तो जिस गत वर्ष में कर की कटौती करके सरकार के पास कर जमा करवाया जाता है उस गत वर्ष में पूर्व में अस्वीकृत व्यय की कटौती प्रदान कर दी जाती है। अगर 30% राशि अस्वीकृत हुई है तो वो जो राशि 30% अस्वीकृत हुई थी उसके संबंध में जो कटौती जिस गत वर्ष में कर की कटौती करके सरकार के पास कर जमा करवाया गया है उस गत वर्ष में जो है अस्वीकृत व्ययों की कटौती स्वीकार कर ली जाएगी। अब इस प्रावधान में एक राहत भी है, प्रावधान में रिलीफ भी दी गई है। इस प्रावधान में एक रिलीफ क्या है? प्रावधान में राहत दी गई है। वो राहत क्या है कि जैसे मान लीजिए ये करदाता या व्यवसायी है और ये है प्राप्तकर्ता। तो करदाता ने या व्यवसायी ने किसी व्यय का भुगतान किया प्राप्तकर्ता को और उद्गम स्थान पर कर की कटौती करना भूल गया, या फिर उद्गम स्थान पर कर की कटौती कर ली लेकिन सरकार के पास जमा नहीं करवाया, तो ये जो करदाता है ये चूक में करदाता एसएससी इन डिफॉल्ट कहलाएगा। तो करदाता तो ऐसा करना भूल गया और उसने व्यय का भुगतान कर दिया, लेकिन प्राप्तकर्ता ने क्या किया? प्राप्तकर्ता ने टैक्स जमा करवा दिया गवर्नमेंट के पास। प्राप्तकर्ता ने उस व्यय के संबंध में जो भी टैक्स बनता है, क्योंकि वो प्राप्तकर्ता के लिए वो आय होगी, कर योग्य आय होगी, और करदाता के लिए वो व्यय है, तो उस व्यय के संबंध में जो प्राप्तकर्ता के लिए आय थी उस आय पर करदाता ने गवर्नमेंट के पास, सरकार के पास टैक्स जमा करवा दिया समय पर, सही समय पर। तो यहां पर प्रावधान में राहत यह दी गई है कि करदाता द्वारा व्यय का भुगतान कर दिया गया और जो कि प्राप्तकर्ता के लिए आय थी, और करदाता उस व्यय पर टीडीएस काटना भूल गया, कर की कटौती करना भूल गया, लेकिन प्राप्तकर्ता ने अपनी आय पर सरकार के पास सही समय पर कर जमा करवा दिया, तो यह मान लिया जाता है कि करदाता ने कर की कटौती कर ली है, उद्गम स्थान पर कर की कटौती करके
और सही समय पर सरकार को भुगतान कर दिया। और ऐसे व्यय के संबंध में जो व्यय प्राप्तकर्ता के लिए आय था और प्राप्तकर्ता ने उस आय पर सही समय पर कर जमा करवा दिया सरकार के पास, तो ऐसे व्यय के संबंध में करदाता को, व्यवसायी को जो है व्यवसाय की आय में से कटौती प्रदान कर दी जाती है। ये इस प्रावधान में ये रिलीफ है इस प्रोविजन में। तो आज के लिए इतना ही। व्ययों के संबंध में सशर्त कटौती हम आगे जारी रखेंगे। आज हमने डिस्कस किया उद्गम स्थान पर कर की कटौती करने पर स्वीकृत व्यय। तो आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।